केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के तौर पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि वहां जो 15 साल से महाजंगल राज है, यानी कानून व्यवस्था और शासन प्रशासन की बिगड़ी स्थिति है, उसे खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एनडीए ने पहले बिहार में जंगल राज को रोका है और अब बंगाल में भी इसी तरह महाजंगल राज को विदा करने का काम किया जाएगा, क्योंकि बंगाल की जनता अब असली परिवर्तन चाहती है। मोदी ने घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी सरकार अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, उनके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि सीमा पर फेंसिंग यानी बॉर्डर बाड़ लगाने के लिए केंद्र सरकार कई वर्षों से बंगाल सरकार से जमीन मांग रही है, लेकिन राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही, जिससे सीमा सुरक्षा कमजोर बनी हुई है। मोदी ने बल देते हुए कहा कि अब ये घुसपैठ पूरी तरह से रोकी जाएगी और ऐसे लोगों को पहचाना और वापस भेजा जाएगा। डीजीसीए ने एयरलाइन इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि दिसंबर 2025 में उसके संचालन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के कारण लगभग 2507 उड़ानें रद्द और 1852 उड़ानें लेट हुईं, जिससे 3 लाख से अधिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये कार्रवाई नागरिक उड्डयन नियमों के उल्लंघन और व्यापक परिचालन दोषों के खिलाफ कोविड-19 के बाद की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रतिक्रिया मानी जा रही है। एक डीजीसीए द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच समिति ने इस घटना की विस्तृत समीक्षा की और 4 मुख्य कारण गड़बड़ी के तौर पर चिन्हित किए। उद्योग ने अपने संचालन को अत्यधिक अनुकूलित किया, नई उड़ान ड्यूटी और विश्राम नियमों के लिए तैयारी काफी कम थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कमियां थीं और प्रबंधन ढांचे तथा परिचालन नियंत्रण में भी कमजोरियां थीं। इन सभी वजहों से एयरलाइन को परिचालन बाधाओं और असंतुलित क्रू रोस्टर के चलते बड़े पैमाने पर रद्दीकरण और देरी का सामना करना पड़ा। डीजीसीए ने इंडिगो को 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना तो लगाया ही है, साथ ही सुधार सुनिश्चित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने का भी निर्देश दिया है और वरिष्ठ प्रबंधन को चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने 12 जनवरी को कश्मीरी गेट इलाके से 3 साल की बच्ची के किडनैप होने के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए उसे सुरक्षित रूप से बचा लिया और बच्ची को उसके पिता के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने भीख मांगने वाले एक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने बच्ची को अपहरण कर नेपाल तक तस्करी करने या उसे बेचने की साजिश रची थी। जांच प्रक्रिया में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और 12 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी स्थान का पता लगाया और अंततः बच्ची को यमुना बाजार के हनुमान मंदिर के पास से सुरक्षित बरामद किया। इस दौरान आरोपी परिवार से 2 अन्य नाबालिगों को भी मुक्त कराया गया है। मणिपुर की एक 20 वर्षीय कुकी-जो समुदाय की महिला, जो मई 2023 में राज्य में भड़की जातीय हिंसा के दौरान अपहरण और सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई थी, 10 जनवरी 2026 को अपनी लंबी लड़ाई हार गई। उस दिन वो लगभग 18 वर्ष की थीं जब उसे इम्फाल के न्यू चेकॉन कॉलोनी में एटीएम से पैसे निकालते समय 4 हथियारबंद लोगों ने अगवा किया, कई स्थानों पर ले जाकर सामूहिक बलात्कार और शारीरिक अत्याचार किया गया और बाद में वो किसी तरह बचकर किसी ऑटो रिक्शा चालक की मदद से पुलिस स्टेशन पहुंची थीं। इस घटना के बाद पीड़िता को मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर चोटें आईं। कई बार अस्पताल बदलते बदलते उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक इलाज करवाया, लेकिन गहरा सदमा और स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण वो ठीक नहीं हो सकीं और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुईं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस नामक एक अंतर्राष्ट्रीय शांति मंच की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य गाजा में युद्ध के बाद शासन, पुनर्निर्माण और स्थिरता लाना बताया गया है। इसमें कई देशों को इस बोर्ड का हिस्सा बनने का न्योता दिया गया है, जिनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस पहल में शामिल होने के लिए बुलाया है, ताकि विश्व समुदाय गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद कर सके। नवाज शरीफ के पोते की शादी में उनकी बहू शंजे अली रोहेल ने भारतीय डिजाइनर के लहंगे और आउटफिट पहने, जिसमें मेहंदी के लिए सब्यसाची मुखर्जी का लहंगा और मुख्य विवाह समारोह में तरुण ताहिलियानी की साड़ी शामिल थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं।
इस फैशन चॉइस के कारण पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ यूजर्स ने शादी में भारतीय डिजाइनरों को चुनने पर नाराजगी जताई और इसे देशभक्ति के खिलाफ बताकर शरीफ परिवार की आलोचना की, तो वहीं कुछ ने दुल्हन के फैसले का समर्थन भी किया कि शादी का पहनावा उसकी पर्सनल चॉइस है। मुंबई के जियो वर्ल्ड गार्डन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शनिवार को आयोजित हाजिरी 2026 कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय और फिल्मी संगीत के दिग्गज उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को भावपूर्ण सम्मान दिया गया। ये कार्यक्रम उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर उनके परिवार और शिष्यों द्वारा मनाया गया, जिसमें उनके 4 प्रमुख शिष्य AR रहमान, हरिहरन, सोनू निगम और शान ने एक ही मंच साझा करते हुए अपने गुरु को संगीतमय सम्मान अर्पित किया। रहमान ने सूफी और शास्त्रीय गीतों से कार्यक्रम की शुरुआत की, जबकि शान, हरिहरन और सोनू निगम ने क्रमशः फिल्मी, गज़ल और रोमांटिक प्रस्तुतियों के जरिए गुरु के प्रति आदर व्यक्त किया। इस संगीत में सम्मान में उनके योगदान और संगीत विरासत को याद करते हुए उपस्थित दर्शकों ने भी भावभीनी खामोशी और तालियों से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान ने भारतीय संगीत जगत में शिष्यों को न केवल तकनीकी प्रशिक्षण बल्कि एक आदर्श गुरु शिष्य संबंध भी दिया था और इस हाजिरी कार्यक्रम ने इसी गुरु भक्ति को महसूस किया। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने डिजाइनर मसाबा गुप्ता पर एक गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि मसाबा ने उन्हें राम जन्मभूमि दर्शन के लिए अपना साड़ी पहनने की अनुमति नहीं दी थी। कंगना ने सोशल मीडिया पर बताया कि जब वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान राम जन्मभूमि जाने वाली थीं, तो मसाबा की टीम ने पहले उनके स्टाइलिस्ट को साड़ी भेजी थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो इसे राम जन्मभूमि दर्शन में पहनेंगी, मसाबा ने स्टाइलिस्ट से कहा कि वो उन्हें साड़ी न पहनने दें, न ही ब्रांड को टैग करें। कंगना ने कहा कि ये घटना उन्हें बहुत अपमानित और आहत महसूस कराती है। उन्होंने बताया कि वो कार में बैठकर रोईं और इस नफरत और कड़वाहट वाले व्यवहार ने उन्हें आज भी अंदर तक झकझोर दिया है। उनकी इस टिप्पणी के बाद मसाबा गुप्ता की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 10,644 पदों पर की जा रही है, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, क्लर्क ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट जैसे सरकारी पद शामिल हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हो चुकी है और सभी योग्य उम्मीदवार 13 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता में 12वीं पास प्लस CET परीक्षा पास होना आवश्यक है। साथ ही हरियाणा पुलिस में 5,500 कांस्टेबल पदों पर भर्ती जारी है, जिसमें 4,500 पुरुष, 600 महिला और 400 रेलवे पुलिस यानी GRP पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू है और 25 जनवरी 2026 तक फॉर्म भरा जा सकता है। इनके अलावा भी देश के विभिन्न विभागों और राज्यों में ग्रामीण डाक सेवक, बैंक, RBI, शिक्षा विभाग और अन्य निकायों में नौकरियों के अवसर उपलब्ध हैं, जिससे कई तरह के उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में प्रवेश का मौका मिल रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मैच में विराट कोहली का शानदार शतक 124 रन भी टीम इंडिया की हार को नहीं रोक सका और भारत को 41 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज जीतकर इतिहास रचा। वे पहली बार भारतीय धरती पर वनडे सीरीज जीतने में सफल रहे। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337/8 का मजबूत स्कोर बनाया, जिसमें डैरिल मिचेल के 137 रन और ग्लेन फिलिप्स के 106 रन के शतकों की बड़ी भूमिका रही। भारत का जवाबी पीछा कोहली के शतक और अन्य बल्लेबाजों के प्रयासों के बावजूद 296 पर समाप्त हुआ, जिससे न्यूजीलैंड ने मुकाबला 41 रन से अपने नाम किया और सीरीज पर कब्जा किया। विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब पहली बार जीतते हुए इतिहास रचा। फाइनल में बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराया। पहले बैटिंग करते हुए विदर्भ ने 317/8 रन बनाए, जिसमें अथर्व तायडे ने शानदार शतक 128 रन चलाया और यश राठौड़ ने भी शानदार अर्धशतक लगाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सौराष्ट्र की टीम 297 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें यश ठाकुर ने 4 विकेट लिए और गेंदबाजी में अहम योगदान दिया। इस जीत के साथ विदर्भ ने अपने क्रिकेट इतिहास में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब पहली बार नाम किया।
श्रीलंका ने आयोजित आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 में जापान को 203 रन से हराकर अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की। श्रीलंकाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 387/4 का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें वीरन चमुदिथा ने 192 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली। ये टूर्नामेंट में अब तक का सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर है। जवाब में जापान की टीम 184/8 पर सिमट गई, जिससे श्रीलंका को 203 रन की बड़ी जीत मिल गई। इस पारी और बड़ी जीत के दम पर चमुदिथा इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शीर्ष पर हैं और टीम को अच्छा आरंभिक बढ़त मिली है। और अब मौसम। भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम का पूर्वानुमान सामान्यतः शुष्क रहने का है, लेकिन उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई राज्यों में हल्की बारिश, बर्फबारी और घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शीतल लहर के साथ न्यूनतम तापमान 5 से 12 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 25 डिग्री रहने की संभावना है, जहां ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में धुंध भरा धूपी मौसम तथा 15 से 26 डिग्री रहेगा, जबकि पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में शुष्क हवा के बीच हल्की ठंड बनी रहेगी। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साफ आसमान के साथ हल्की गर्मी तथा 22 से 30 डिग्री तापमान का अनुमान है,